हेलो बच्चों, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बरसात का मौसम था और क्लास के लिए हम जो थे बच्चे के इंतज़ार में बैठे हुए थे लगातार। और काफ़ी आज प्रेजेंटिंग जो है ठीक ठाक रहा। बरसात के मौसम में भी मुझे काफ़ी खुशी हुई। पूरे 100 बच्चों के बैच में जो है आज लगभग 13 या 14 विद्यार्थी का प्रेजेंटिंग मात्रा रहा है। ठीक है। और ढेर सारे विद्यार्थियों का कमेंट्स था कि सर वीडियो को जो है यूट्यूब पर दिया जाए। तो चलिए, जो आज का जो पढ़ाई था उस क्लास को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। ये आपका जो आज प्रकाश की चैप्टर में जो टॉपिक थे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उससे रिलेटेड कुछ बिंदुओं पर आज हमने विचार किया था और इसको जो है आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देख लीजिए, टॉपिक है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जो कि पिछले क्लास में आपको जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था उसमें उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के बारे में हमने बतलाया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है। ध्यान से देखिएगा, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे ताकि आपको हर बिंदु पर आप हर बिंदु को समझ सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। चलिए, तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में क्या कह रहा है, इसमें मैंने आपको बतलाया था कि एक अपवर्तक सतह ले लेते हैं और इस अपवर्तक सतह पर एक सीधे दिशा में अभिलंब डालते हैं। अभिलंब के लिए एक हमने कंडीशन बतलाया था कि जब प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह पर लंबवत आपतित होता है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। लंबवत दिशा में सीधे निकल गया। ठीक है। उसके बाद पुनः हमने क्या किया कि प्रकाश की किरणों को आपतन कोण आई से आपतित करा दिया। यहाँ पे आपतन कोण आई का निर्माण कर लेगा। ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। दोनों के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताया गया था कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन गमन कब करेगी, जब माध्यम समान होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ऊपर का माध्यम अलग है, नीचे का माध्यम अलग है। मान के चलिए कि ऊपर का माध्यम हमने ले लिया हवा और नीचे का माध्यम ले लिया जल। तो आप ध्यान से देखेंगे कि माध्यम आपका अलग अलग हो गया। और हवा के माध्यम के लिए इसका अपवर्तनांक जो हो गया, इसको हमने मान लिया μ1 और जल के अपवर्तनांक के लिए इसको मान लिया μ2। जो जल का माध्यम है उसके अपवर्तनांक को मान लिया μ2 और जो हवा का माध्यम है उसके अपवर्तनांक को मान लिया μ1। ठीक है। प्रकाश की किरण सीधे गमन नहीं करेगी। ये प्रकाश की किरण सीधे गमन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की किरण सीधे गमन नहीं करेगी। तो एक आपको शर्त बताया गया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित होता है, विरल से सघन माध्यम में आपतित होगा तो वह जो होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, और ये अभिलंब की तरफ अपवर्तित हो गया। इसको आपतित किरण बोलेंगे, इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। अभिलंब की तरफ अपवर्तित हो गया, जो अपवर्तन कोण आर का निर्माण करेगा। इस स्थिति में आपतन कोण आई का मान अधिकतम हो जाएगा और आर का मान न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो उसका चाल, वेग और अपवर्तनांक बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस अपवर्तक, जो ये अपवर्तित किरणें हैं, इस अपवर्तित किरणें के रास्ते में एक हम लंबवत परावर्तक सतह को रख दिया। ये देखिए, ये परावर्तक सतह हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रकाश की किरण इस परावर्तक सतह से टकराएगा। ये परावर्तक सतह लंबवत परावर्तक सतह है, टकराएगा और टकराने के बाद यह पुनः जो है उसी पथ पर वापस रिटर्न चला जाएगा, यानी वापस चला जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। प्रकाश की किरण आया, दूसरे माध्यम में वर्तित हुआ, और वर्तित होने के बाद लंबवत परावर्तक सतह से टकराने के बाद वह पुनः वापस चला गया। इसी को हमने क्या कहा था, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहा था। इतना बातों को हमने पिछले क्लास में बता दिए थे। चलिए आगे देखिए। इसके बाद अब करना क्या है, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों को हमने क्या लिख लिया। पहला माध्यम जो हवा का था अपवर्तनांक μ1 हो गया और इसके लिए जल के लिए अपवर्तनांक μ2 हो गया। तो अब कंडीशन को देखेंगे। स्नेल्स लॉ आपको मालूम होगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। sin I अपॉन sin R इजकल टू म्यू, जो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 μ2। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चूंकि 1 μ2, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, मेन यही चीज़ आपको है कि इसको पढ़ना कैसे है। तो इसको पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले
माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे, पहला माध्यम है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आपको अपवर्तनांक जो प्राप्त करना है वह दूसरा माध्यम 2 के लिए प्राप्त करना है ना। और किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। अब पहला माध्यम यहाँ पे क्या है, आई है, और दूसरा माध्यम में आर है। तो इसके लिए स्नेल का नियम हम क्या लगाते हैं, साइन आई बट्टा में साइन आर। ये पहला माध्यम हो गया और ये आपका दूसरा माध्यम हो गया। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अगर इसको हम पलट दे, इसको उलट दे तो 2μ1, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ते हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। चलिए, ये हो गया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और ये हो गया दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम में। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, इसमें 2 आ गया यहाँ पे और 1 चला गया यहाँ पे। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया तो उसी प्रकार इसको भी हम अपोजिट करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन आर बट्टा में साइन आई। इसको मान लेते हैं समीकरण x, इसको मान लिया समीकरण y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों को, जो समीकरण x और समीकरण y जो माना गया है, इन दोनों समीकरणों को गुणा करते हैं। तो गुणा कर लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण x गुना समीकरण y से। ठीक है, तो समीकरण x और y को गुणा कीजिए। एक का वैल्यू क्या है 1μ2 गुना दूसरा समीकरण 2μ1 इजकल टू, स्नेल का नियम उठाते हैं। तो स्नेल का नियम क्या प्राप्त हुआ, साइन आई बट्टा में साइन आर क्रॉस साइन आर बट्टा में साइन आई। ठीक है, ठीक है। अब इस कंडीशन से देखिए साइन आई और साइन आर ये आपका पूरे कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने का क्या प्राप्त हुआ, इधर यहाँ पर देख लीजिए, ये जो प्राप्त हुआ ये हुआ आपका 1μ2 गुने 2μ1 इजकल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन आया। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2μ1 जो है गुना में है, इसको हम उधर करेंगे तो इसको हम भाग में कर लेंगे। 1μ2 इजकल टू 1/2μ1। ठीक है, ये हमें फार्मूला की प्राप्ति हुई उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहा, यहाँ से आपको मेन चीज इसको समझना है। कंडीशन क्या है कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे या दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे तो वह दोनों उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस कथन से आपने क्या सीखा कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दोनों जो होंगे वह एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला माध्यम है, यहाँ पर देखते हैं दूसरा माध्यम है, यहाँ पे दूसरा माध्यम है और यहाँ पे पहला माध्यम है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये, अब इसको मान लेते हैं कि इसको हवा मान लिया और इसको मान लिया जल, तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आप सीरियल कर लेंगे, आपका न्यूमेरिकल नंबर कितना होंगे। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर हमने लिख लिया यदि हवा के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। तो हवा के सापेक्ष अगर जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो जब हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो इसको अब अपोजिट कीजिए, तो जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ज्ञात करिए। चलिए इसको समझिएगा, इस काम कर रहे हैं सॉल्यूशन, ध्यान से देखेंगे इसको कैसे हल किया गया। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हवा, अपवर्तनांक और जल यानी वाटर। ए का अर्थ होता है एयर, डब्ल्यू का अर्थ होता है वाटर। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, या हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, आया समझ में ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिया हुआ है वैल्यू 4/3, 4/3। अब आपको क्या कहा, जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, तो जल का मतलब वाटर, अपवर्तनांक म्यू, और किसका अपवर्तनांक? हवा का। जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, यही आपको निकालना है व्हाट। सूत्र का प्रयोग करते हैं, सूत्र से चलिए ध्यान से देखते हैं, यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसको मान लिया हवा, इसको मान लिया जल, हवा जल, तो ध्यान से देखिएगा कंडीशन क्या बैठेगा, ये हो गया हवा और ये हो गया जल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए म्यू डब्ल्यू, ध्यान से देखिएगा 1 के जगह पर हो गया हवा और 2 के जगह पर हो गया जल। ठीक है, यहाँ पर हम कंडीशन लिख देते हैं, इस कंडीशन को आप सदैव ध्यान में रखेंगे। पहले अगर प्रश्न सजा करके दिए हुए नहीं है, आरोही अवरोही क्रम में अपवर्तनांक दिए हुए नहीं है, तो सबसे पहले तो आप उसको सजा करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हवा, हवा में प्रकाश की चाल अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद होगा आपका जल और इसके बाद होगा आपका कांच। ठीक है, अब इसको हवा को एयर कहते हैं, जल को वाटर कहते हैं और कांच को ग्लास कहते हैं। इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3। यही बातों पर आपको अब ध्यान देना है। तो चलिए इस फार्मूला को देखिए, 1 म्यू 2, तो 1, तो 1 के जगह पर ए, 1 के जगह पर ए हो गया। अच्छा आगे देखेंगे म्यू 2, तो 2 के जगह पर डब्लू, तो 2 के जगह पर डब्लू बैठा दिया। इजकल 2 है तो इजकल 2 दे दीजिए। अच्छा 1 ऊपर है तो 1 दे दीजिए। 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डब्लू, म्यू है तो म्यू, और आगे देखिएगा 1 है तो 1 के जगह पर ए, 1a। अब इस प्रश्न को देखेंगे कि ये बात तो आपको प्राप्त करनी है, ज्ञात करनी है, तो करते क्या है, इसको पोजीशन को चेंज करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे कर देंगे, इसको उठा करके यहाँ पर कर लीजिए। तो कंडीशन क्या प्राप्त हो जाएगा, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक इजकल टू 1 हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। मान को पुट करते हैं तो म्यू ए बराबर 1 में वैल्यू कितना दिए हुए है, 4/3। अब इसी को आप पलटी मार दीजिए तो कंडीशन क्या प्राप्त हो जाएगा, म्यू डब्लू म्यू ए बराबर, अब देखिए 3 जाकर के ऊपर में 1 से गुना कर लेगा, तो क्या प्राप्त हुआ, 3/4। यही आपका आंसर हुआ। अब अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे हम संकेताक्षर नहीं लगाते हैं। तो कंडीशन को देखिए, यहाँ पे जो आपका दिया था हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3, और मैंने क्या प्राप्त किया, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। तो ये देखिए ये दिया हुआ है और इसको हमने ज्ञात किया, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 और पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक 3/4। अर्थात उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको समझ गए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, श्रेणी क्रम माध्यम, मीडियम ऑफ सीरीज। श्रेणी क्रम माध्यम क्या होता है, इसके बारे में देखिए। अभी मैंने आपको उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बताया था, उसी से रिलेटेड आपका श्रेणी क्रम माध्यम आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम माध्यम बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। माध्यम बना दिया, ये अलग अलग आपको माध्यम बनाना है, एकदम इत्मीनान से देखिए, लगातार वीडियो पर बने रहे, तब ये कंडीशन आपको आएगा बहुत अच्छे से समझ में।
यहाँ पर हमने माध्यम बना दिया, देख लीजिए, पहला माध्यम ले लिया हवा का, यहाँ आपको फॉलो करना है। दूसरा माध्यम जल का, एकदम सीरियल बाई सीरियल, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल क्या होता है 3 × 10⁸ ध्यान दो, 3 × 10⁸ और इसमें 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही पूछा गया था बालक तुमसे, शीशा में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो वो अवरोही क्रम में है, एसेंडिंग ऑर्डर है, इसको सजा करके कंटिन्यू लिखना है। हवा के बाद क्या लिखना है आपको, जल। तो चलिए यहाँ पर हमने जल दे दिया, और जल के बाद क्या लिखेंगे, जल के बाद कांच, तो कांच हमने लिख दिया। और सभी के अपवर्तनांकों को अलग अलग लिखते हैं। हवा के अपवर्तनांकों को ले लिया μ1, जल के अपवर्तनांकों को मान लिया μ2, और कांच के अपवर्तनांकों को मान लिया μ3। चलो ध्यान दो, इधर बातचीत नहीं करो। कांच के अपवर्तनांकों को मान लिया μ3। अब ऊपर हवा का माध्यम है, जस्ट नीचे भी आपको माध्यम समान मिलेंगे, हवा का माध्यम, और हवा का माध्यम मैंने क्या ले लिया μ1। काफ़ी बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, मज़ा आ जाएगा, आप एक ध्यान से इसको देखेंगे। हवा का माध्यम μ1, जल का अपवर्तनांक, चूँकि यहाँ पर हवा है तो यहाँ भी हवा है, और दोनों के अपवर्तनांक इक्वल हो गए, समान हो गए। ये आपका हो गया जल का अपवर्तनांक, और ये हो गया कांच का अपवर्तनांक। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम अभिलंब बनाते हैं, नॉर्मल बनाया, और इस अभिलंब पर ये लंबवत है, सीधी रेखा में है, दिखाई दे रहा है ना, सीधी रेखा। अब इस लंबवत पर हम क्या करते हैं कि प्रकाश की किरणों को आपतित कराते हैं। प्रकाश की किरणों को चलिए मान के चलिए कि ऐसा हमने आपतित कराया, और आप जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन नहीं करेगा। काहे कि माध्यम बदल गया, तब माध्यम बदल गया, इसीलिए ये आपतित किरण हुआ। और आपतित किरण यहाँ पर हमने कोण ले लिया आई, कोण आई ले लिया। ये आपतित किरण है, ये सीधे तो गमन करेगा नहीं, चूँकि माध्यम बदल गया, हवा से आ गया जल में, तो ये विरल से आया सघन में, विरल से सघन में, तो ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। तो ये अभिलंब की तरफ देखिए ये मुड़ गया, ये हो गया अपवर्तित किरण। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। ठीक है, आगे अब करना क्या है, इसमें इस बिंदु पर पुनः हम एक लंब डालते हैं यहाँ, इस कंडीशन से देख लीजिए, लंब डाल दिए। अब क्या करना है, आपको क्या बताया गया कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये प्रकाश की किरण ये सीधे तो गमन करेगा नहीं, ये तो बात आप भी जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जल है, यहाँ पे कांच हो गया, तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 और कांच में 2, तो ये हो गया विरल, ये हो गया सघन। विरल से सघन में आएगा तो पुनः अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, तो ये प्रकाश की किरण मुड़ करके मान लेते हैं कि ऐसा हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम क्लियर कर रहे हैं, इसका अब उपयोग नहीं है। यहाँ पे ये हो गया ये कंडीशन। अब पुनः इस बिंदु पर हमने लंब डाला, इस कंडीशन से लंब डाला, और आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए प्रकाश की किरण अब सीधी रेखा में गमन करेगा नहीं, काहे नहीं गमन करेगा, क्योंकि कांच जो है आपका सघन माध्यम है, और ये हवा क्या है, विरल है। तो जब सघन से विरल में आएगा तो प्रकाश की किरणें क्या होंगे, अभिलंब से भागेंगे, अभिलंब से भागेंगे। तो अभिलंब तो ये है, तो ये प्रकाश की किरण ये देख लो, ये अभिलंब से भाग गया, यानी अभिलंब से हट गया। इतना तक आ गया समझ में। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपतन कोण और निर्गत कोण सदैव बराबर होता है। तो आइए, आपतन कोण के बारे में तो आप भली भांति परिचित है, आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और निर्गत कोण किसको कहेंगे, तो निर्गत किरण और अभिलंब, ये है निर्गत किरण और ये है अभिलंब, दोनों के बीच जो कोण बनता है इस कोण को निर्गत कोण कहते हैं। आपतन कोण निर्गत कोण के सदैव बराबर होता है। तो यहाँ पर जब आपतन कोण आई है तो निर्गत कोण भी आई ही होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस अपवर्तन कोण को हमने मान लिया R1, कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं R1। और इस R1 का यहाँ पे एकांतर कोण, यहाँ पर भी R1 प्राप्त होगा। R1 का एकांतर कोण क्या बनेगा, R1। ठीक है, R1 हो गया। अब इस कंडीशन से ये आपका एकांतर कोण हो गया। पुनः यहाँ पे जो कोण बनेगा सेकेंड माध्यम में, ये कांच के लिए, तो इसको हमने मान लिया R2, और इस R2 का एकांतर कोण
यहाँ पर भी R2 का निर्माण कर लेगा। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। R2 तो यहाँ पर भी R2, R1 तो यहाँ पर भी R1। आ रहा ना समझ में। और ये I जो होंगे वह ये आपतन कोण और ये हो गया आपका निर्गत कोण, ये दोनों का मान सदैव बराबर होता है। तो आपको अभी हमने कंडीशन क्या बताया, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में हमने क्या बताया कि हवा के सापेक्ष जल का वर्तनांक, ठीक है, हवा के सापेक्ष किसका वर्तनांक, जल का वर्तनांक। तो हवा का वर्तनांक 1, अब वर्तनांक म्यू किसके सापेक्ष, किसका वर्तनांक, जल का। तो 1 का मतलब हो गया हवा, सॉरी यहाँ पर 1 2 के पदों में लिखते हैं 1 2, एक हो गया आपका, एक हो गया हवा और 2 हो गया जल, एक हो गया हवा 2 हो गया जल। तो हवा के सापेक्ष जल का वर्तनांक बोलिए या जल का वर्तनांक हवा के सापेक्ष बोलिए। तो स्नेल का नियम जानते हैं, साइन आई बट्टा में साइन आर, साइन आई और बट्टा में साइन आर। आई का वैल्यू तो यहाँ पे आई ही लिखाएगा और आर की जगह पर हमने क्या माना है R1, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन R1, इसको मान लेते हैं समीकरण ए। ठीक है, ये दो पदों की हमने तुलना कर लिया, ये दो पदों की तुलना कंप्लीट हुआ। आ गया ये, अब ये दो पदों में देखेंगे, दो माध्यम में देखते हैं, जल है और कांच है। तो जल का वर्तनांक क्या है, μ2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब वर्तनांक को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और कांच के लिए क्या लिखेंगे 3, तो 2μ3। अब चलिए फिर स्नेल का नियम रखते हैं, साइन आई को कहते हैं आपतन कोण। तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण का निर्माण क्या कर रहा है R1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे R1 अब बट्टा में साइन आर। अवर्तन कोण ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अवर्तन कोण को अवर्तन कोण। अवर्तन कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम R2 का वैल्यू लिखेंगे और इसको मान लिया समीकरण बी। ठीक है, चलिए ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म। अब आ गया इस पर चर्चा करते हैं, कांच के लिए और हवा के लिए, तो दोनों के लिए। तो अवर्तनांक के लिए क्या लिखेंगे 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 म्यू और किस माध्यम में, हवा में 1। तो क्या हो जाएगा बताइए, स्नेल के नियम में साइन आई बटा में साइन आर। तो साइन आई का मान देखिए, इसके ये हो गया आई मान लेते हैं, इसको आर मान लेंगे। तो आई के ऊपर क्या लिखोगे R2 और उसके बाद आर के जगह पर आई, साइन आई। समझ में आ गया, देखेंगे साइन आई साइन आर, साइन आई साइन आर, साइन आई साइन आर, लिखा गया। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, समीकरण सी मान ले। ठीक है, समीकरण सी मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस तीनों समीकरणों को गुणा कीजिए। तो समीकरण ए कॉमा बी तथा सी को गुणा करने पर आइए तीनों समीकरणों को गुणा करते हैं। तो क्या लिखेंगे 1 μ2 गुने 2 μ3 गुने 3 μ1 बराबर RH² इसके साथ साइन आई बट्टा में साइन R1 गुने साइन R1 भागा साइन R2 गुने साइन R2 भागा साइन आई। ये साइन R2 से साइन I2 खत्म, साइन R1 से साइन R1 खत्म और साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ 1 μ2 गुने 2 μ3 गुने 3 μ1 इजकल टू कितने बार में कट गया, एक बार में। अब हम क्या लिखेंगे उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण डी मान लिया, ये पूरे को समीकरण डी मान लेते हैं। ठीक है ना, आ रहा ना समझ में। तो हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत उठाते हैं। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में आपको क्या बताया गया है, चूंकि 3 μ1 इजकल टू आ रहा है ना नीचे, इजकल टू 1/1 μ3। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में आपको मैंने बतलाया कि जो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा और दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो पहले माध्यम का अपवर्तनांक होगा वह दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। तो मैंने क्या काम किया, इसको 3 को और 1 को लिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 1 का मतलब हवा और 3, ये 3 का मतलब ये आपका पुनः हवा का माध्यम है ना।
तो ये दोनों हवा का माध्यम हो गया। तो इस कंडीशन से हमने क्या देखा कि इसको जब हम उत्क्रमणीयता के सिद्धांत पर अगर चढ़ाते हैं तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 3μ1 इजकल टू 1/1μ3। इसका अर्थ ये हुआ, अब मान के चलिए कि 3 यहाँ पर अगर हम कांच लेते हैं तो कांच के सापेक्ष जो हवा का वर्तनांक होगा और हवा के सापेक्ष जो कांच का वर्तनांक होगा वह दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। किसके रूल के अनुसार, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार। अब इस पूरे वैल्यू को हम समीकरण डी में पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण डी से। चलिए देखिए समीकरण डी को उठाते हैं। तो समीकरण डी का वैल्यू हो गया 1μ2 गुने 2μ3 और गुने 3μ1 इजकल टू 1। अब आप देख लो 1μ2 गुने 2μ3 गुने, यहाँ पे क्रॉस है, गुना का साइन है, ठीक है, 3μ1। देखिए तो 3μ1 का वैल्यू क्या है, 1/1μ3, 1/1μ3 इजकल टू 1। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक तो मान सकते हैं ना, तो ये तिरछा गुना कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1μ2 गुने 2μ3 इजकल टू 1μ3। इतना तक आ गया समझ में, इतना तक आ गया समझ में। अब हम क्या करते हैं, जब इसमें एक का वैल्यू निकालेंगे, इसे 1μ2 तो इजकल टू 1μ3 बट्टा में, अब ये देखिए 2μ3 गुना में अगर हम उधर भगाते हैं बराबर के उस पर RHS में, तो ये भाग में चल जाएगा 2μ3। ये जो आपका कंडीशन बना, ये कंडीशन किसके लिए आ गया, ये कंडीशन जो आ गया ये अपवर्तनांक के लिए, श्रेणी क्रम अपवर्तनांक के लिए हमने डेरिवेशन की प्राप्ति किया। अब इसमें आप चाहे तो इस कंडीशन से मेन फार्मूला आपका यही है, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे ऑब्जेक्टिव में, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे रहता ही है ऑप्टिक्स से, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम शाब्दिक अर्थ में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, 1 को कहते हैं हवा, तो चलिए हवा लिख दिया, और अपवर्तनांक हो गया म्यू। उसके बाद 2 को क्या कहते हैं, तो 2 को कहते हैं जल, ठीक है। ये हो गया हवा, ये हो गया जल। सबसे बड़ी बात, अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि हवा के साथ जल का अपवर्तनांक, तो जल का ही अपवर्तनांक लिखना है। अपवर्तनांक के बारे में आपको बताया गया था, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3। क्या कुछ हो रहा है क्या, देख लो, इजकल टू 1 है, तो 1 को फिर क्या कहेंगे, हवा कहेंगे। तो ये हो गया हवा, और फिर अपवर्तनांक को कोष्टक में बंद कर दिया, और 3 को क्या कहते हैं, 3 को कह दिया हमने यहाँ पर कांच। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि माध्यम 3 गो होगा, यही 3 गो होगा, हम यहाँ पे हीरा का भी माध्यम लिख सकते हैं। तो अगर हीरा का माध्यम अगर लिखते, जगह है ना यहाँ पे, तो अगर हीरा का माध्यम अगर हम लिखते तो यहाँ पर दे देते हैं हीरा, ठीक है। और ये आपका चौथा माध्यम हो गया, जिसकी प्रकाश की चाल होता है 1.24 गुने 10 के पावर 8, ठीक है। हीरा को हम 4 मान लिया, माध्यम नंबर 4, ठीक है। और हीरा को डायमंड कहते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस प्रकार ग्लास को जी से, तो हीरा को डी से, तो डी हो गया, और ये माध्यम नंबर 4 हो गया। और इसका जो प्रकाश की चाल जो होता है वह 1.24 गुने 10 के पावर 8 होता है, ठीक है। अब देखेंगे बट्टा में अब क्या लिखेंगे, 2 है, तो 2 को क्या कहते हैं, 2 को कहते हैं जल। तो यहाँ पर चढ़ा दीजिए जल, जल चढ़ाना नहीं है जल लिखना है म्यू। और उसके बाद 3 है, तो 3 को कहते क्या है, 3 को कहते हैं कांच यानी शीशा, समझ गए। हमने पूरा हिंदी मीडियम में इसको डाल दिया। ये जो आपको प्राप्त हुआ, इससे ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि न्यूमेरिकल का इससे रिलेटेड अगर अब अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बाय गॉड एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा, ऑल टू ऑल धज्जियाँ उड़ जाएगी क्वेश्चनों का, ठीक है। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लिखा गया यहाँ पे, इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है ना।
इसको देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। दिमाग काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है। कश्ती हर तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है। हिम्मत रख, इरादे ना बदल, किस्मत किसी रोज बदल सकती है। ठीक है, देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है कि 3 माध्यम दे दिया, हवा दे दिया, जल दे दिया और कांच दे दिया। और प्रश्न देखिए, ये पहला स्टेप का प्रश्न है, ये पूरे क्वेश्चन है, इसको हम क्रॉस किए हुए हैं, इसको घेरे हुए हैं, इसको आपको नहीं देखना है। ये क्या कर रहा है कि हवा के सापेक्ष जल का वर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का वर्तनांक दिए हुए 4/3, और यहाँ पे हवा के सापेक्ष शीशा का वर्तनांक दे दिया 3/2। तो कह रहा है निकालने के लिए जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक क्या होगा। ये बात तो देखिएगा, कंडीशन को समझिए क्या कहा, हवा के सापेक्ष जल का वर्तनांक। अब वर्तनांक को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, और किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो हवा एयर हो गया, ए किसका वर्तनांक, जल का, तो W, और वैल्यू कितना दे दिया 4/3। ठीक है, आगे देखिएगा अगला स्टेप में क्या कहा, अब वर्तनांक है, तो वर्तनांक के लिए म्यू लगाते हैं, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो हवा के लिए ए लगाइए, अब और क्या चीज़, कांच, तो कांच के लिए G। ठीक है, और वैल्यू क्या दी हुई 3/2। अब देखिए क्या प्राप्त करना है, प्राप्त करना है जल के सापेक्ष अब वर्तनांक। तब वर्तनांक को क्या चीज़ से, म्यू से, और किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष ना, तो W वाटर हो गया। कांच का वर्तनांक, तो कांच के लिए क्या लिखोगे, G इजिकल टू वाट, यही ना। सूत्र का प्रयोग करते हैं, सूत्र से वैल्यू पुट कीजिए। चलिए यहाँ से भी आप चाहे तो इस पर भी लिख सकते हैं। फार्मूला आपका क्या था, 1μ2 इजिकल टू 1μ3 और इजिकल टू 2μ3। देख लें, ये आपका है 2 यानी वाटर, 3 यानी ग्लास। ये दो का वैल्यू नहीं, इसके इसी का मान चाहिए। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको ट्रांसफर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो चलो लिख लो, 2μ3 इजिकल टू 1μ3 बट्टा में 1μ2। अगर ये प्रोसेस आपको अगर दिक्कत हो जाता है तो यहाँ भी दे सकते हैं, हवा और जल। तो हवा, ये हवा हो गया और ये जल हो गया, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ देखिए हवा कांच, तो हवा का मतलब एयर और जी का मतलब ग्लास। हवा कांच दिया हुआ है, निकालना क्या है, वाटर ग्लास। तो वाटर ग्लास, इसी का तो वैल्यू निकालना है। तो इसको उठा करके हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको उठा के यहाँ पे कर देते हैं, कर सकते हैं ना। तो चलो लिख दिया वही बातों को। अब वैल्यू पुट कीजिए, 2μ3 इजिकल टू 1μ3। तो इसका मान क्या दिए, 1μ3 4/3, तो रख दीजिए 4/3, और बट्टा में 1μ2 का मान कितना, 3/2। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, समझिए। तो अब 2μ3 इजिकल टू, इसको पलटी मारिए, 4/3 और गुणे 2/3। तो इस कंडीशन से 2μ3, 4 दूनिया 8 और 3 त्रिका 9, 8/9। समझ में आ गया। ये आपका न्यूमेरिकल का आंसर प्राप्त हुआ। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे हम और समझा देते हैं। आपका प्रश्न क्या कर रहा था, ध्यान से देखिएगा, जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक ज्ञात करें। अगर प्रश्न को उलट देता तो तब क्या होता, क्या यहाँ पे जल दे दिया, यहाँ पे कांच दे दिया, तो जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 8/9 आया। अगर यहाँ पर दे देता, मान लीजिए यहाँ पर 3 दे देता और μ2 दे देता, अगर ऐसा दे देता प्रश्न, यहाँ पर अपोजिट करके दे देता, जल के जगह पर लिख देता कांच, जल के जगह पर क्या लिख देता, कांच, और कांच के जगह पर जल, अपोजिट कर दिया। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, कांच, और ये हो गया जल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंडीशन को देखिए, यहाँ पे कांच आ गया, यहाँ पे जल, ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं, नहीं ना है। तो फार्मूला हमारा मेन यही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यही मेन ब्रह्मास्त्र है, मेन फार्मूला यही है। और इसी फार्मूला में अब प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न क्या कहा। प्रश्न कहा अगर कांच यहाँ पे लगा देगा, जल यहाँ पे लगा देगा, तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हो जाएगा। और उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार में आप क्या करोगे, इस पोजीशन को पलट दो, तो 9 ऊपर चला जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब पढ़ने का तरीका देखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 8/9। फिर से समझेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 8/9, और ये क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 9/8।
आया समझ में? आया समझ में? चलिए, तो अब मैं आपको जो है अगले क्लास में माध्यम अपवर्तनांक हो गया, वास्तविक गहराई, काल्पनिक गहराई, इसमें संबंध को लेकर के आएंगे। ठीक है, जैसे मछली पानी में है और वो हमें देख रही है तो कैसा वो हमें प्रतीत करती है, या हम मछली को देख रहे हैं तो वास्तविक गहराई क्या है उसका, काल्पनिक गहराई क्या है, ये अपवर्तनांक जो म्यू कांस्टेंट होता है उसमें संबंध क्या है। तो इसी से रिलेटेड आपको हम अगले क्लास में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, क्लास डिसमिस्ड। धन्यवाद।